तो चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत को कुछ इस तरह पेश किया है। एक ऐसी जीत जो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का सीधा नतीजा है। सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी पहले कभी नहीं जीती, वहां इतना शानदार बहुमत मिलना, ये कोई आम बात नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस कहानी का भी एक दूसरा साइड है जिसे जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अब इस दूसरे पहलू को ध्यान से देखिए। पिछले 15 साल से चीफ मिनिस्टर रही ममता बनर्जी का ये आक्रामक रिएक्शन एक अलग ही कहानी बताता है। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर जनादेश चुराने के आरोप लग रहे हैं। ये दिखाता है कि ये इलेक्शन कितना पोलराइज्ड और टेंस था। तो आखिर ग्राउंड लेवल पर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े राजनीतिक भूकंप को जन्म दे दिया? आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के इस ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल चुनाव के हर एक पहलू की गहराई में जाएंगे। एक 15 साल पुराने पॉलिटिकल स्ट्रांगहोल्ड का अचानक से गिर जाना, इसके पीछे आखिर क्या सोशल, पॉलिटिकल और सिस्टमैटिक रीजंस थे। हम फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस पूरी कहानी को ऑब्जेक्टिवली डिकोड करेंगे। इस विश्लेषण में हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस ऐतिहासिक नतीजे पर बात करेंगे, फिर चलेंगे सीधा नंबर्स और डेटा की तरफ। उसके बाद हम समझेंगे उन कारकों को जिन्होंने इस बदलाव को चलाया, फिर उन रणनीतियों और कंट्रोवर्सीज पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि टीएमसी के इस 15 साल पुराने किले के ढाने का स्केल आखिर कितना बड़ा था। देखिए, ये सिर्फ एक आम सत्ता परिवर्तन नहीं था। इसे इस बात से समझिए कि लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी अपने ही होम टर्फ, अपने ही इलाके भाबनपुर से चुनाव हार गईं। उन्हें बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सोचिए, एक सिटिंग सीएम का अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार जाना। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि पूरे राज्य में कितनी गहरी और व्यापक लहर चल रही थी। अब इस हैरत अंगेज नतीजे की गहराई को सही से समझने के लिए हमें सीधे हार्ड डेटा और चुनावी आंकड़ों की तरफ चलना पड़ेगा। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2021 में जहां टीएमसी के पास 215 सीटें थीं, वहीं 2026 में वो सिमटकर सिर्फ 81 पर आ गई हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 77 सीटों से एक ऐसी विशाल छलांग लगाई कि सीधा 206 सीटें अपने नाम कर ली। पश्चिम बंगाल में पहली बार उनकी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। 294 सीटों वाली असेंबली में यह बदलाव सच में किसी सुनामी से कम नहीं था। और एक फिगर जो सच में चौंकाने वाला है वो है ये 92.93% का वोटर टर्नआउट। ये राज्य के हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। इतनी भारी संख्या में लोगों का बाहर आना, वोट डालना, ये साफ इशारा करता है कि जनता के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइलेंट वेव चल रही थी। इसने इस बदलाव को एक अलग ही एनर्जी दी। पर सवाल ये उठता है, इस आवाज और इस लहर के पीछे आखिर क्या वजह थी? यही जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और उन सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने आम मतदाता को इस हद तक प्रभावित किया। इस चुनाव में दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट रणनीतियां आमने सामने थी। एक तरफ टीएमसी थी, जिनका फोकस निरंतरता, कल्याणकारी योजनाओं और सबसे बढ़कर बंगाली अस्मिता यानी बंगाली आइडेंटिटी की रक्षा पर था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बिल्कुल अलग नैरेटिव सेट किया। उनका निशाना था परिवर्तन यानी बदलाव और सोनार बंगला बनाना। उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रोजगार और करप्शन खत्म करने जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। ये दो ऐसी पिचेस थी जिन पर आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई। अगर हम थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर जाएं तो कुछ और अहम बातें सामने आती हैं। पिछले 15 साल की सरकार होने के नाते एक क्लियर एंटी इनकम्बेंसी फिटीक तो मौजूद था ही, पर इसके अलावा 2024 में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दर्दनाक मामला सामने आया, उसने सबको झकझोर दिया। इस घटना ने विशेषकर महिला वोटर्स की प्रायोरिटीज को पूरी तरह सुरक्षा की तरफ शिफ्ट कर दिया। साथ ही बॉर्डर एरियाज में अवैध प्रवासन यानी घुसपैठ की चिंताएं और लगातार सामने आ रहे शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों ने लोगों के गुस्से को और बढ़ाया। इन सब चीजों ने मिलकर एक तरह से इस बदलाव के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब हम उन सिस्टेमिक फैक्टर्स और कंट्रोवर्सीज पर आते हैं जिन्होंने इस पूरी वोटिंग प्रोसेस को ही काफी पोलराइज्ड बना दिया। इस पूरे इलेक्शन का सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद वाला हिस्सा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया। इसके चलते लगभग 90 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से ही हटा दिया गया,
जो कि टोटल इलेक्टोरेट का करीब 12% होता है। इनमें से 60 लाख को मृत या अनुपस्थित कैटेगरी में रखा गया और 30 लाख केस ट्रिब्यूनल में लटक गए। अब इस पर विपक्ष ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसे मताधिकार छीनने की साजिश बताया। वहीं सरकार का कहना था कि बोगस एंट्रीज को हटाने के लिए यह बेहद जरूरी था। न्यूट्रल होकर देखें तो इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर मतुआ समुदाय के दलित हिंदुओं और मुस्लिम आबादी पर पड़ा, जिसने माहौल को और भी ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया। एक और मुद्दा जो काफी हाईलाइट हुआ वो था सुरक्षा का। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF की 2400 कंपनियों की तैनाती की गई। इतनी फोर्स पहले कभी नहीं देखी गई थी। केंद्र सरकार का तर्क था कि इलेक्शन वायलेंस रोकने और लोगों को बिना डर के वोट डालने के लिए बिल्कुल क्रूशियल था, लेकिन विपक्ष ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी हैवी सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल वोटर्स को डराने और इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया गया। दोनों तरफ के अपने अपने मजबूत तर्क थे। इन सभी चुनावी आंकड़ों, मुद्दों और कंट्रोवर्सीज को समझने के बाद अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। अब आगे क्या होगा? नया नेता कौन होगा? अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य का नया नेतृत्व कौन करेगा। मुख्य रूप से 4 नाम सामने आ रहे हैं। पहले हैं शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने भवानीपुर में खुद सीएम को हराया और अपना स्ट्रांग होल्ड नंदीग्राम भी बचाए रखा, इसलिए इनका क्लेम बहुत स्ट्रांग है। दूसरे हैं सामिक भट्टाचार्य, जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं और आरएसएस के साथ इनका ग्राउंड लेवल कनेक्शन बहुत गहरा है। तीसरा नाम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, उत्पल ब्रह्मचार्य। ये एक धार्मिक नेता हैं जिन्होंने कालियागंज से 76,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की। इन्हें हिंदू कंसोलिडेशन का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। और चौथे दावेदार हैं स्वपन दास गुप्ता, एक जाने माने पत्रकार और शिक्षाविद, जिन्हें एजुकेटेड मिडिल क्लास में काफी पसंद किया जाता है। इनमें से हर एक नाम अपने आप में एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का प्रतीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, सत्ता चाहे जिसकी भी आए, बंगाली सांस्कृतिक पहचान हमेशा सेंटर में रहती है। कहा जा रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को हो सकता है। और आप जानते ही होंगे इस दिन क्या है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती का दिन है। ये क्लियरली दिखाता है कि कल्चरल आइकन्स को सम्मान देना यहाँ की पॉलिटिक्स का कितना अहम और अटूट हिस्सा है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में एक नई और ताकतवर पॉलिटिकल पावर के आने से हमारे देश के डेमोक्रेटिक फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक 15 साल पुराने शासन का इस तरह समाप्त होना और एक नए युग की शुरुआत होना, ये आने वाले कई सालों तक भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। इन सभी फैक्ट्स को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल शिफ्ट कितना मैसिव है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।